हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको हेल्प करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पर। मैथ्स के वन शॉट वीडियो क्लास 12th की बात मैं कर रहा हूं। और अगर ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जरूर लाइक कीजिएगा और अपने एक दोस्त को अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, जैसे उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए और मुझे मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और मेहनत करके और अच्छा सपोर्ट आपको ऑफर करना है। ये आपकी तरफ से अरविंद सर को गुरु दक्षिणा होगी, जिसमें आपका कुछ खर्चा नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं पढ़ाई पर कि अरविंद सर के वन शॉट औरों से अलग कैसे हैं। चलिए, तो चैप्टर हो गया मैट्रिसेस, वन शॉट वीडियो। और ये वन शॉट वीडियो औरों से अलग कैसे हैं, यहां पर मैंने बताने की कोशिश की है कि अरविंद सर वन शॉट में आपको सारे टॉपिक्स कवर मिलेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज है, मतलब किसी बच्चे ने अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी ये वीडियो देखेगा, उसको काफी समझ में आ जाने वाला है। साथ में प्योर टीचिंग है, जब पढ़ाई चालू हो जाएगी अभी 1 मिनट बाद, तो कोई भी फालतू टॉक्स आपको नहीं मिलेंगी, प्योर पढ़ाई मिलेगी जिससे आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छा इससे गेन कर सकें। कई बच्चों को रहता है कि सर इसका अगर प्रेजेंटेशन भी मुझे मिल जाए जो आप बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो बड़ा उससे सहूलियत होगी। तो इसके लिए भी मैंने बंदोबस्त कर दिया है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर मैं इसके पीडीएफ्स अपलोड कर दिया करूंगा। कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं अरविंद एकेडमी ऐप के ऊपर, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में चेक कर लें कि आपके लिए क्या कोर्सेज हैं। सारे कोर्सेज आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो सुटेबल कोर्स हो ले लीजिए और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क लेके आइए। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और सीधे पढ़ाई पर आते हैं। तो पढ़ाई हो जाती है शुरू। मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स है सिंगुलर और मैट्रिसेस लिखा जाता है तो प्लूरल। मैं इसलिए बताता हूं छोटी छोटी बातें कि बहुतों को नहीं पता होता है। तो जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, पहली बात वो सिंगुलर है, जिसे बोलते हैं एक वचन हिंदी में। और मैट्रिसेस की बात की जाए तो प्लूरल है। तो ये तो हो गया शाब्दिक अर्थ, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है वो होता क्या है? तो ये एक रेक्टेंगुलर अरे है, मतलब एक सजावट है, रेक्टेंगुलर अरे। तो ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। तो एक मैट्रिक्स में क्या होता है कि आप, अगर हम लोग रियल एंट्रीज और नंबर्स की बात करेंगे, वही हमारे कोर्स में है अभी। तो कोई भी मैट्रिक्स जब आप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ABCDEF, ये मैट्रिक्स आपने बनाई, तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स क्या है? ये इन नंबरों का एक सजावट है। ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डर्ड का मतलब जहां पर ए है वहीं पर ए रहेगा, ये नहीं कि ए बीच में आ जाए, बी इधर हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कोई नई मैट्रिक्स बन जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे, तो रेक्टेंगल इस तरीके से, और स्क्वायर फॉर्मेट भी हो सकता है, आप जानते ही तो मैं लिख नहीं रहा हूं। ये मैट्रिक्स कहलाती है, केवल सजावट है ये नंबरों की। इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू जैसी बात नहीं होती कि भाई इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, ऐसी कोई बातचीत, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, केवल ये सजावट है। आप ही ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट जो इससे निकलता है उसकी तो वैल्यू निकलती है, लेकिन ये केवल एक सजावट है, दैट्स ऑल। उस सजावट को, जो मैंने ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे बोला है, उससे तरह तरह की चीजें बनाई जाती हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मैट्रिक्स कोई बहुत मतलब पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है मैथमेटिक्स का, मॉडर्न मैथमेटिक्स में आ जाता है, जो डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में चलता है। और ये जो है, इसमें इनको बोलते हैं इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और अभी आप देखेंगे आगे, नॉर्मली जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे कैपिटल ए, और इनके जो एलिमेंट होते हैं उनको नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से शो करते हैं। खैर, ये बात हो गई थोड़ा रिप्रेजेंटेशन की, और बढ़ते हैं और बेहतर रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। जो भी मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर मतलब क्या? अगर आप मैट्रिक्स एक लिख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं, लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन सरल भाषा का उपयोग करते हुए, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई 1 2 3
4 5 6 सपोज करिए, तो इसका ऑर्डर बाजू में लिखा जाता है। पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, दो की यहां पे 1 और 2 रो हैं, 2 बाई, और फिर नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि इसमें 3 है, तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रोज को बताता है और दूसरा एलिमेंट नंबर ऑफ कॉलम्स को बताता है। ये जो, और इसको पढ़ते क्या है, 2/3, इस तरीके से इसको रीड आउट करते हैं। ये जो 2/3 लिखा है ये किसी मैट्रिक्स की पहचान है। बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट के बीच में, तो मैट्रिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी देखिए यहां पर लिखा हुआ है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है तो उसको कैपिटल ए से डिनोट कर देंगे और ऐसे मैट्रिक्स का साइन बना के एलिमेंट को ऐसे शो कर देते हैं AIJ। और अगर ये 2/3 ऑर्डर की है तो यहां पे 2/3 ऑर्डर लिख देंगे। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को शो करने का तरीका है। मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से शो होगी और अगर मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर रहे हैं तो एलिमेंट AIJ लिख दिया, 2/3, ये आपकी कहानी हो जाती है। फिर आप अगर यहां पर जनरल भाषा इस्तेमाल करेंगे तो M/N लिख सकते हैं और फिर M की वैल्यू और N की वैल्यू को बता सकते हैं ये कहां से 1 से शुरू होकर कहां तक जाना है। मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं लिखते वक्त, आप इसको यहां पर बता सकते हैं कि M की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी। और J की भी बात करें तो 1 से लेकर N तक, और जहां IJ बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स थी। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। आगे चलते हैं और देखिए इसमें जो बातें लिखी हैं, इन जनरल AIJ जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये एलिमेंट होता है जो ith रो में है। एलिमेंट, ये एलिमेंट होगा जो इन दी ith रो एंड jth कॉलम। ठीक, तो AIJ जब भी लिखेंगे इसको ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट होगा। ठीक, जैसे मैं यहां पर लिख दूं 1 2 3 4 5 6 और आपसे पूछूं कि बेटा मुझे ये बता दो A2 3 कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखेंगे कि सेकंड रो वाला कॉलम नंबर 3, तो सेकंड रो ये हो गई, कॉलम नंबर ये, यानी ये एलिमेंट हो गया 6। मैं इसलिए बता रहा हूं कि पूरी कहानी आपकी समझ में आती रहे। तो A23 लिखेंगे तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इस तरह पहचान कर लेते हैं। चलते हैं एक कदम और आगे। कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट में कवर करूंगा जिससे आपका पूरा बढ़िया रिवीजन, और अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो काफी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। वी शैल फॉलो द नोटेशन, ये A कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल AIJ M/N टू इंडिकेट दैट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N। ये पूरी किताब जो NCERT पढ़ते हैं उसमें इस तरीके से नोटिफिकेशन दिया गया है जिससे आप समझ पाए कि ये मैट्रिक्स M/N ऑर्डर की है। वी शैल कंसीडर ओनली दोज मैट्रिसेस whose elements are real numbers और functions taking real values, यानी हमारे पास जो भी कोर्स में है 12th के वो रियल एंट्रीज है, या तो रियल नंबर पड़े होंगे या वो फंक्शन होंगे जिनकी वैल्यू रियल आ रही होगी। इमेजिनरी नंबर भी डाला जा सकता है यहां पर, फंक्शन भी, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक, तो इतनी बात पकड़ पाए। अब नेक्स्ट बात चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है जो बड़े इस तरह के क्वेश्चंस बेटा बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 का मतलब हो जाता है अगर किसी मैट्रिक्स में M/N ऑर्डर है तो कितने एलिमेंट होंगे, Mn के बराबर। अगर किसी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स Mn है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, M × N। तो अगर मैं बात करूं 2/2 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए इसके, 4। ठीक, अब यहां पर
एक एक करके मैं ये 4 प्लेसेस बना लेता हूं। प्लेस नंबर 1 मैं इसको ऐसे कर देता हूं दिखाने के लिए, प्लेस नंबर 2, प्लेस नंबर 3, प्लेस नंबर 4, ठीक है। और यहां पर जो प्लेस आएगा उसमें क्या होगा, मैं इसको नोट भी कर देता हूं। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये इस 4 तरह की एंट्रीज इसमें पढ़ने वाली हैं 2x2 के मैट्रिक्स में। और इन्होंने कहा है कि एलिमेंट को निकालने का तरीका हमारा ये है, तो इस तरीके को यहां लिखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं जो इन्होंने बताया है, Aij और i का स्क्वायर माइनस j, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। तो अब ये A11 निकालने चले बेटा, तो i की जगह 1 रख दो और j की जगह भी 1 रखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसी तरह A12 निकाल लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, एक में से 2 घटाओगे -1 का मॉड लोगे तो 1 आ जाएगा। फिर A21 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर -1, 4 में से 1 गया 3 आ गया। फिर A22 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर -2, 4 में से 2 गया 2 बचा। अब इन एंट्रीज को यहां रख देते हैं मैट्रिक्स में, तो जो मैट्रिक्स A थी वो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगी, A11 का मतलब है 0, A12 का मतलब है 1, यहां पर लिखा है। फिर ये 21, 3 और 2, ये वैल्यू हो गई 3 और 2, और ये आपकी मैट्रिक्स का आंसर हो गया। ये बड़ा प्रचलन में होता है एग्जामिनेशन में पूछने के लिए और बहुत आता है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। मैं साइड हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट या पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं आप, तो इसको आप कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतनी देर में आपने अब तो उसको पॉज कर लिया होगा या नोट कर लिया होगा। चलते हैं एक कदम आगे। अब अगली बात देखते हैं बेटा जी। अब अगली बात क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जो टाइप्स हमारे कोर्स में हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी होती तो मैट्रिक्स और भी कई तरह की हैं। अब जो टाइप्स हैं, जैसे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, एक एक करके इसके दर्शन कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी भाषा बोल रही हैं या किसे कहेंगे ये मैट्रिक्स ये है। तो पहली मैट्रिक्स हो गई हमारी जो कि है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उनको बोलते हैं जिसमें केवल एक कॉलम हो बस और कुछ ना हो। तो ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इट हैज ओनली 1 कॉलम। तो केवल एक कॉलम है। रो कितनी भी हो सकती है, इसमें रो 3 है। इसका ऑर्डर देखिए, तो इसका ऑर्डर है 3/1। 3 रो, 3 है, कितनी है, 4 है शायद। तो ये 4 रो है और एक कॉलम है। कॉलम एक ही रहेगा तो किस तरह का फॉर्मेट हो जाएगा, m/1। रोज कितनी भी हो, कॉलम एक रहेगा, तो जिसके अंदर एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब रो मैट्रिक्स की बात है इसी तरह, तो जिसके अंदर एक रो रहे, कॉलम कितने भी हो, वो रो मैट्रिक्स हो गई। तो एक रो रहना चाहिए, कॉलम कितने भी। तो ज्यादा इसमें लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये आप फट से पकड़ लेंगे, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो रहे केवल, ठीक है। अब अगली बात आती है जिसे बोलते हो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे ये तीन रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 3/3 ये मैट्रिक्स हो गई। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज यानी m बराबर n हो जाए। अगर m/n ऑर्डर है तो m बराबर n हो जाएगा, तो इसे आप कॉलम मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको आप पकड़ के रखिए, ये क्या है, ये देखिए m बराबर n लिखा हुआ है, इसे आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इसमें एक डायगोनल हम लोग अनाउंस कर देते हैं या डिफाइन कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमारी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, अब देखिए बेटा क्या करते हैं ना कि a को जैसे m/n लिखते हो और स्क्वायर के लिए m/n हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो हम लोग अब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m/n नहीं बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि हमें पता है अगर n ऑर्डर की है तो n/n की चर्चा हो रही होगी। तो बोलने का तरीका ऐसे आ जाता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n।
तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की चर्चा कर ली। अब यहां पर जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो A11 A22 ऐसे जाएंगे। तो जो एलिमेंट इस तरह के होते हैं जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, मतलब 11 A22 A33, ये फॉर्म करते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो आर सेट टू कंस्टिट्यूट द डायगोनल। ये देखिए डायगोनल कौन सा हो गया, दिस इज द डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होगा। तो इसे बोलोगे A11, इसे बोलोगे A22, इसे बोलोगे A33। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। किसी और के लिए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए डायगोनल डिफाइन नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल डिफाइन होगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। और यहां पर डायगोनल के एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 1 4 6। तो ये इसकी कहानी हो गई। अब अगली कहानी आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो मैंने देखिए कुछ बात यहां पे हाईलाइट की है येलो कलर से, जिसे आप ध्यान रखें। डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक, तभी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कब कहते हैं, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे शून्य हो, जैसे कि ये दिखाई पड़ रहा है, जैसे ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए डायगोनल एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2, डायगोनल एलिमेंट है, उसके अलावा जो भी एलिमेंट है शून्य हो। ये 3x3 की है, डायगोनल हो गए ये, इसके अलावा जो भी एलिमेंट आपको मिले वो शून्य हो। तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान रखना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे शून्य हो, ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स और आती है इसी में तिकड़म करते हुए, जिसे बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो अब देखिए अगली आ गई हमारे सामने कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर। और इस स्केलर मैट्रिक्स में क्या चर्चा है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए पहले स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल हो, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसमें पहली शर्त की नॉन डायगोनल एलिमेंट शून्य हो और डायगोनल वाले एलिमेंट सब के सब बराबर हो, तो वो कहलाएगी स्केलर मैट्रिक्स। फिर से एक बार, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसके अंदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे शून्य हो और डायगोनल एलिमेंट सबके सब बराबर हो आपस में, ऐसे मैट्रिसेस को हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए यहां पर डायगोनल एलिमेंट में √3 बराबर है, और इसके अलावा जितने भी आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो शून्य हैं। ध्यान रखिएगा कि हमने जो बोला था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, अगर आपसे पूछा जाए क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो आंसर कहेंगे जी हां। क्या स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो कहेंगे जी हां। लेकिन अगर आपसे बोले कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, तो कहेंगे जी ना। समझ गए, हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती, लेकिन हर डायगोनल या स्केलर मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। मैं प्रेम से बता रहा हूं, इसको नोट करिए, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब अगली एक आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो पीछे स्केलर मैट्रिक्स पकड़ी थी जिसमें डायगोनल एलिमेंट सब बराबर थे, वो बराबर की जगह 1 1 1 आ जावे, है ना, तो वो बन जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट 1 है और उसके अलावा जो भी एलिमेंट है शून्य है। तो ये डायगोनल एलिमेंट देखिए 1 है और इसके अलावा जितने भी एलिमेंट आपको मिलेंगे वो शून्य होंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, तभी तो डायगोनल की चर्चा हो रही है, वरना डायगोनल की चर्चा होती ही ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 टाइप के यही रहेंगे और नॉन डायगोनल सारे के सारे शून्य। अब इसके बाद एक और आती है जो सबकी बिग डैडी है, मतलब जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। तो आप उसका नाम पहचानते भी होंगे। जीरो या नल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट आपके शून्य होते हैं। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होने की आवश्यकता नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो एक एलिमेंट जैसे लिखा, ये भी हमारी नल मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 1 कॉलम,
और इसी तरीके से बाजू में लिखा है 0, जो भी एलिमेंट होंगे सब शून्य होंगे। तो ये देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी मिल गई, लेकिन तीसरी वाली अगर मैं लिख दूं ऐसे, तो ये आपकी 1 रो 2 कॉलम, ये भी आपकी नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो इसमें स्क्वायर होने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए होंगे, बात छोटी छोटी है, ध्यान रखिएगा। मैं 4 बार रिपीट करूंगा तो वही बात रिपीटिशन में जाएगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होती हैं? तो इक्वल, दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोलते हैं, दो कंडीशन हो जाती है भाई। एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब ये देखिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर उनका सेम हो, जिस ऑर्डर की ए है उसी ऑर्डर की बी हो, और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए और बी का बराबर हो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ये कि अगर पहले वाले का एलिमेंट हम ले रहे हैं 1 2, तो दूसरी मैट्रिक्स का भी एलिमेंट 1 2 ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेना है। अगर पहले वाले का एलिमेंट ले रहे हो A32, तो सेकंड वाले का भी 3 रो लेना है। ये जो लिख रहे हो पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग, ये सेम होनी चाहिए। इन जनरल Aij इज इक्वल टू Bij होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दो मैट्रिक्स अगर इक्वल की बात यहां कही जाए, तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, सबसे पहले ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 3 रो 2 कॉलम, इसका भी हो गया 3 रो 2 कॉलम। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है, A11, ये -1.5 इस B11 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर -1.5, y बराबर 0 एंड सो ऑन। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे बराबर होंगे, तो हम बोलेंगे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, जैसे आपसे चर्चा की। अगली बात देखते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हम जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो सर्टेन ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, नेमली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, इन सब की चर्चा करेंगे। जो सब्सट्रैक्शन होता है वो भी एक एडिशन का ही पार्ट है। जैसे आप बोलते हो a प्लस बी, अगर इसी में मैं बोलूं कि a में आपको माइनस बी ऐड करना है, तो बेसिकली ये तो सब्सट्रैक्शन ही है ना। तो एडिशन समझ लिया, तो एक तरीके से आपने सब्सट्रैक्शन भी समझ लिया, बस माइनस बी करके ऐड करना है, कर तो ऐड ही रहे हो। तो इस तरह से ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की जो कॉन्सेप्चुअली जो कहानी है वो आपके जहन में होनी चाहिए। अगले देखते हैं क्या टॉपिक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस को कब और कैसे आप जोड़ पाएंगे? तो पहली सबसे प्रमुख शर्त क्या है, यहां पर लिखा होगा कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो दी टू मैट्रिसेस हैव टू बी द सेम ऑर्डर। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं हुई तो ऐड नहीं हो सकती, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ना मिल पाएंगे सब। एक है 2/3, एक है 3/3, तो कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट कहां मिलेंगे? तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो अब आपने जैसे यहां पर ली दो मैट्रिक्स हैं, इनको अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा तो उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी। इनको जोड़ा जाएगा तो ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा, इसी तरह तीसरा एलिमेंट हमारा इससे जुड़ेगा। तो यहां देखिए A11 प्लस B11, दो मैट्रिक्स को जोड़ा है सेम ऑर्डर की, A12 B12 और A13 B13। दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की जुड़ती है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो भी सेम ऑर्डर की आती है। जैसे कि ये है 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो भी 2 रो 3 कॉलम है। तो ये बात भी बहुत ही छोटी सी है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, इतना तो आप चुटकियों में सीख लेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं, इसके आगे की कहानी देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी नजर मार लेते हैं उसके ऊपर। We emphasize that if A and B are not of the same order, अगर वो सेम
जिनको हम जोड़ना चाहते हैं वो सेम ऑर्डर की नहीं है। तो क्या होगा, जैसे इसका ऑर्डर है 2/2, इसका है 2 रो 3 कॉलम, तो उस कहानी में a प्लस बी हमारा डिफाइन नहीं रहता, यानी हम a प्लस बी नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये सेम ऑर्डर का होने का आवश्यक है। दूसरा, वी मे ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। अब ये क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन अब आपके कोर्स से हट गया है, लेकिन आप ये समझ लें कि जिस दो मैट्रिसेस को जोड़ोगे तो तीसरी भी मैट्रिक्स मिलती है। ये एक बाइनरी ऑपरेशन की कहानी होती है। दो रियल नंबर को जोड़ो तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर आता है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी मतलब 2 होता है, 2 के बीच में होने वाला ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब जोड़ना घटाना, इसकी बात कर रहे हैं, वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं। तो समझ गए होंगे कि दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका रिजल्टेंट भी तीसरी मैट्रिक्स मिलेगा। खैर, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब एक प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन, इसको भी बड़े प्यार से कर लेंगे, कोई दम नहीं होता इन सब सवालों में, बस थोड़ा आप सुलझे रूप में काम करें। अब इन दो मैट्रिक्स को जोड़ना है, फाइंड करना है ए मैट्रिक्स। दिख रहा होगा आपको। अब यहां पर ए निकालना है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, ए लिखो, और ये जो मैट्रिक्स थी 9 -1 4 -2 1 3, और ये मैट्रिक्स इधर लाओगे तो माइनस लिख दोगे आप। क्या थी, 1 2 -1 0 4 9, है ना। अब आपको मैंने बताया था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन एक ही चीज है, तो घटाएंगे भी तो इसी तरीके से कि 9 में 1 घटा के लिख दे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, और आप देख पा रहे होंगे कि 9 में से 1 गया 8, -1 में से -2 गया -3, 4 में से -1 गया 5, -2 में से 0 गया -2, 1 में से -4 हुआ -3, 3 में से -9 हुआ -6, और ए का आंसर ये आपका आ गया है। और ये मैट्रिक्स है कितने की, 2 रो 3 कॉलम, जो ऊपर वाली थी। कितना मतलब बहुत ही बच्चों वाली बात है, गलत हो ही नहीं सकता आपसे, बस आप एक अच्छी मानसिक स्थिति में हो, सही सब होगा इसमें। ये चैप्टर आपके जेब में नंबर देने के लिए है, बशर्ते आप थोड़ा पढ़ लें इसको। तो खैर, ये मैं हट जाता हूं, नोट तो कराने की बात है ही, नोट कर लीजिए। अगला एक क्या बोलना चाहिए, मैं एग्जाम्पल और लेता हूं और करके बताता हूं आपको। तो ये देखिए, अगला एक एग्जाम्पल हमारे सामने है, इसको भी सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिएगा, अभी वैसे टॉपिक आगे आएगा, कभी भी हम लोग एक नंबर, रियल नंबर से जब दूसरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी 2 का अगर हम मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स से करेंगे तो 2 का 2x भी होगा, 2 × 7 भी होगा, 2 × 5 भी होगा, 2 × y - 3 भी होगा। तो किसी, ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो यही बोल रहा हूं कि किसी मैट्रिक्स को अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको नोट कर लो, उसमें क्या रह गया, यानी करना क्या है, x - y हमको निकालना, भी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा, तो आ गया 2x 10 14 2y - 6, और दूसरा मैट्रिक्स प्लस में लिखा हुआ है -3 -4 1 2, और यहां बाजू में है 7 6 15 14। बहुत ही सरल बात। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करके लिख लो, तो ये हो गया पहला 2x - 3, 10 में से 4 जाएंगे तो आ जाएगा 6, 14 में 1 गया तो आ गया 13, ऐड कर रहे हो 15, और 2y - 6 में 2 जोड़ रहे हैं तो 2y - 4, ये वैल्यू आपकी बन गई। और यहां पर लिखा है 7 6 15 14। अब ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लग गया, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। ये 2x - 7 बराबर 7, यानी 2x - 3 बराबर 7, और 2y - 4 14 के बराबर है। और ये दूसरा क्या है, 2y - 4 = 14 बेटा,
यहां x की वैल्यू निकालने के लिए चलें तो कितनी आ जाएगी, 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, y निकाल लें यहां पर बाजू में, तो 2y बराबर 14 और 4 18, तो y बराबर 9। अब पूछा क्या था आपसे, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई क्या हुआ, x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 9, तो 5 माइनस 9 यानी -4, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से देखिए कितने आराम से इसको आपने निकाल लिया। बहुत ही सरल सवाल होते हैं, मैंने कहा कि बस शांति दिमाग में बनी रहे, सही सब होगा। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए भाई, क्वेश्चन है तो नोट करना ही होगा, इसको नोट करें और अगले टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। तो आगे हम लोग अगले टॉपिक पे जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाई ए स्केलर। ये बात अभी चर्चा में आई गई थी कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सभी एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 इंटू 1.5 4.5, इसी तरह 3√5, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू -3 -9, हर एलिमेंट मल्टीप्लाई। ये आप सीख चुके हैं तो कुछ खास बताना नहीं। किसी भी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस जब ये डिटर्मिनेंट आप पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें जब आप किसी एलिमेंट को डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। उसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन आप अभी तो आप लेकिन समझ गए होंगे मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन, और डिटर्मिनेंट अगर है जो कि अगला चैप्टर होगा चौथा चैप्टर, तो वो में जो नंबर है वो किसी एक रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के जो तरीकों को दिखा रहा हूं। खैर ये बात आप समझ गए होंगे। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे बोले कि निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अरे तो कौन सी बड़ी बात है, ए है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर ए है और -a हमको निकालना है तो हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और -1 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो लिखा है सब साइन बदल के लिख दो, माइनस से मल्टीप्लाई करते हो साइन बदल जाता है। तो ये -3 -1 5 -x, ये आपको आ गया, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, वेरी वेरी सिंपल। अब अगला और आगे चलते हैं। अब आपको डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक ही चिड़िया के नाम है, देखने का तरीके पे डिपेंड करता है। तो अगर कहीं पे सब्सट्रैक्शन आपको दो मैट्रिसेस में करना है तो a प्लस करके -b कर लीजिए, आंसर आ जाएगा जो भी सी मैट्रिक्स है। बस पहले b को -1 से मल्टीप्लाई किया और फिर जोड़ मारा, या जैसे सीधे ही कर लीजिए, उतना समझदार तो हम लोग हैं। तो हाँ, इसमें सेम ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो कंडीशन प्लस में लगती थी वो सारी कंडीशन लगेंगी इसमें, वो नहीं भूल जाना है हमको। चलिए और एक कदम आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन की। जब हम दो मैट्रिक्सेस को जोड़ रहे होते हैं तो कुछ रूल्स और लॉ फॉलो करते हैं। ये वो रूल्स और लॉ क्या है, ध्यान रखिए, बड़ा काम आता है। जैसे ए कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी a प्लस बी ए बी प्लस ए के बराबर आ जाएगा। तो जो मैट्रिक्स है a प्लस बी वो b प्लस ए के बराबर आती है, उसमें कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करती है। दूसरा एसोसिएटिव लॉ फॉलो करती है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये ध्यान से देख लीजिए आप। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करती है, ये इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में रहना चाहिए। a प्लस बी बराबर b प्लस a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी, बात बराबर है। अब यहां पर कुछ बातें और बेटा, जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहां पर ये पहले आपके कोर्स में था पूरा बाइनरी ऑपरेशन, तो और शानदार तरीके से समझ में आती थी ये बातें, लेकिन अब कोर्स में वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत बात समझिए, बाकी आगे चला जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी के लिए यहां पर एग्जिस्ट करती है, इसी ये डेफिनेशन हुआ करता था बाइनरी ऑपरेशन में एडिटिव आइडेंटिटी खोजने का। लेकिन आप जो भी चीज जोड़ रहे हैं वो जोड़ने के बाद भी मैट्रिक्स सेम बनी है, a प्लस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस a इज इक्वल टू a।
तो नल मैट्रिक्स यहां पर एडिटिव आइडेंटिटी का काम करती है। और इसी तरह एडिटिव इनवर्स की बात कर ली जाए तो ए में प्लस ए में माइनस ए अगर आप जोड़ देंगे तो ये नल मैट्रिक्स निकलती है। ये भी डेफिनेशन से है, तो क्योंकि ये कोर्स में अब नहीं है तो केवल प्रॉपर्टी के नाम पे ध्यान रखिए इसको। तो ये एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स जोड़ें कि वो आइडेंटिटी दे दे जो कि नल मैट्रिक्स है यहाँ, तो वो एडिटिव इनवर्स बोला जाएगा। तो ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलती है, तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स। और यहां इसकी कहानी थी नल मैट्रिक्स। और कॉन्टेक्स्ट समझते हुए सेम ऑर्डर की कर लेंगे, क्योंकि ए में उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स जुड़ती है जिसका ए है, तो सेम ऑर्डर की बातचीत चलेगी। अब प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कुछ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जब हम किसी गिनती से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो दो प्रॉपर्टी हैं, देखिए ये 1 है और ये 2 है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग के ए प्लस बी करेंगे तो ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, के ए प्लस के बी। ए बी यहां पर मैट्रिक्स हैं, तो किसी स्केलर को के ब्रैकेट में ए प्लस बी है तो वो ए से भी मल्टीप्लाई कर दो, बी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अगली बात है, अगर दो नंबर आपस में ऐसे ऐड होते दिख रहे हैं के प्लस एल इंटू ए, तो भी के ए प्लस के एल हो जाएगा। बड़ी बेसिक बात है ये, इसमें आप कंफ्यूज होना भी चाहेंगे तो होएंगे नहीं। तो ये एक सिंपल सी बात थी, हमने कहा क्यों ना आपके सामने सारी बात डिस्कस कर रहे हैं तो छोटी बड़ी बात सभी आपके सामने लेके आ जाएं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, और ध्यान रखिएगा कि इस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते वक्त आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो उसे खोज पाना बहुत मुश्किल है, वो बहुत टाइम लेता है, आपको परेशान करता है। तो जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आप केयरफुल तरीके से करें, एकदम एक्सट्रीम केयर लें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो ज्यादा समय भी खाएगा और आपकी बुद्धि को भ्रष्ट भी करेगा, वो दिमाग भी बहुत लगता है ढूंढने में। तो ऐसा ना हो, इसलिए पहली दफा में सही हो जाए। अब दो जो मैट्रिक्स होती हैं वो आपस में कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कब नहीं होती। सारी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, उसका एक रूल है। वो रूल क्या है? अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मतलब ए अगर एक मैट्रिक्स है, मैं सरल भाषा इस्तेमाल करूंगा, ए अगर है m बाई n, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन b से है वो तभी हो पाएगा। ये नंबर ऑफ कॉलम है, देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका भी अगर mn है तो उसका pn लिख देते हैं। अब यहां जो भाषा यूज की होगी, अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं होगा। ये जो कॉलम है ये इसकी रो के बराबर होना चाहिए, यानी n इंटू पी लिखेंगे। ये क्या है? नंबर ऑफ रोज। अगर ये सिचुएशन है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देन मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन निकलता है वो एक सी मैट्रिक्स निकलेगी, और जो कॉमन था दोनों में सेम, उसको ट्रिक के तौर पर भूल जाइए, m क्रॉस p का m बाई p का मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा। इस फॉर्मूले टाइप को ध्यान रख लीजिए। अगर कोई मैट्रिक्स हमने ऐसी ले ली कि मैं यहां लिख रहा हूं a 2/3 और इंटू b 2/2, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ गए होंगे। इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई जब कैसे करेंगे वो देखेंगे। करने के बाद जो रिजल्ट आएगा सी मैट्रिक्स, वो m क्रॉस p के बराबर आएगा। तो ये पहले से मालूम है वही आएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। और एक चीज इंटरेस्टिंग देख लीजिए कि जब c मतलब इसका एलिमेंट निकालने जाएंगे तो वो वैल्यू होती है Cij। ऐसे समझिए, ये जो i है वो ith
रो ऑफ ए होता है और जेथ कॉलम ऑफ बी होता है। ये क्या कॉन्टेक्स्ट है कहने का, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सी आई जे कहीं लिखा हो तो आईएथ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड जेथ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, इसलिए बताया साइंटिफिक तरीके से, मैथमेटिकल तरीके से। अब मान लीजिए इस दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए इसका ऑर्डर पहले पहचानिए। तो 2 रो 3 कॉलम, इसका देख लेते हैं 3 रो 2 कॉलम। तो देखिए नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज हैं बराबर, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, डिफाइंड है। और इसका जो रिजल्ट आएगा, एक सी मैट्रिक्स अगर मैं लिखूं तो उसका ऑर्डर 2x2 की मैट्रिक्स का आंसर आएगा, ये भी हमको मालूम है। ठीक, अब सी यहां पर आपको दर्शाने के लिए, आपको समझ में अच्छे से आए, अगर सी हमारी 2x2 की है तो मैं यहां एलिमेंट कैसे लिखूंगा, C11, C12, C21, C22, इस तरह से लिखते हैं। अब आपको जो मैंने बताया था उसकी चर्चा करूंगा। सी आई जे जो मैंने बोला था, इसमें क्या था, आईएथ रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड जेथ रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जेथ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो यहां पर इस एलिमेंट को पाने के लिए हम लोग फर्स्ट रो आई है ना और जे भी 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं। तो 1 into 2 करेंगे, फिर माइनस इंटू -1 करेंगे, ऐड करते जाएंगे, फिर 2 into 5 करेंगे, उसको भी ऐड करेंगे। रो इंटू कॉलम, रो कौन सी लेनी, कॉलम कौन सी लेनी, इससे पता चल गया। तो 1 into 2 प्लस -1 into -1 प्लस 2 into 5, ये देखिए लिखा हुआ, ध्यान से देखिए एकदम। अब इसी तरह अगर C12 हमको लेना हो तो ये क्या बता रहा है, फर्स्ट रो लीजिए और सेकंड कॉलम लीजिए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रो लिया है और सेकंड कॉलम लिया है इस वाले एलिमेंट को निकालने के लिए, देख पा रहे हैं। तो 1 into 7 प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -4, ये लिखा हुआ है। और ये जोड़ेंगे जब, जो आंसर आएगा वो एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी, जो अगली स्लाइड में लिखा होगा। पकड़ में आपको उम्मीद है आ रहा होगा। ये देखिए यहां पर ये आंसर आ गया -2। फिर ये, अब ये जो ये पोजीशन ले रहे थे जो कि थी सी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो पहले वाले का सेकंड रो और दूसरे वाले का पहला कॉलम, ये सेकंड रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो 0 into 2 प्लस 3 into -1 प्लस 4 into 5, ये देखिए जो रिजल्ट आएगा 17, तो 17 यहां लिख दिया। अब फाइनली C22 लेना था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, उस दशा में सेकंड रो और सेकंड कॉलम 0 into 7 प्लस 3 into 1 प्लस 4 into -4, और इसकी भी वैल्यू निकाल दी। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन के बाद 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको मिल गई है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये सरलता से आपकी समझ में आ जाए, इसलिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली गई है, वरना ये किसी और ऑर्डर की भी मैट्रिक्स निकल सकती है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। 3x3 से बड़ी नहीं आती है आपके लिए, 4 वाली नहीं आएगी, तो 2x2 और अधिकतर 3x3 आती है, तो वो मल्टीप्लिकेशन उस हिसाब से वहां भी हो जाएगा। तो उम्मीद है ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं जो आपके जहन में या दिमाग में रहनी चाहिए, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। ऐसा नहीं समझिएगा कि जो ए बी की वैल्यू है वो बी ए के बराबर होगी, मैट्रिक्स में नॉर्मली ये नहीं होता। तो जैसे कि रियल नंबर में तो होता है 2 into 4 बराबर 4 into 2। भाई रियल नंबर में तो हमने पढ़ा है कि 2 into 4 बराबर 4 into 2, लेकिन मैट्रिक्स में ये पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल का मतलब है इन जनरल ये वैल्यू बराबर नहीं आती, अंधा चुक्की आ जाए बराबर तो बात की बात है। ठीक, अब तो ये ए बी इज इक्वल टू बी ए नॉर्मली नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इन नेचर।
मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव इन नेचर होता है, बशर्ते दोनों तरफ डिफाइंड हो मल्टीप्लिकेशन। ये ए बी इंटू सी है या ए इंटू बी सी कर दें, इक्वल आएगा, बशर्ते ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो पाए। ये हो पाए वाला चक्कर क्या है, कंडीशन ना, पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन लगेगी तो ही हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो पावे। तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है दोनों तरफ, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। अब यहां पर बात करें, a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो इसको ए बी प्लस ए सी कह सकते हैं, और b प्लस सी इंटू ए है तो बी ए प्लस सी ए, जहां पर वेर एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वलिटी आर डिफाइंड। मतलब ये डिफाइंड का मतलब बी ए पॉसिबल हो, सी ए पॉसिबल हो, ऑर्डर को देखते हुए। तो ये कुछ खास बातें जिसमें सवाल पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू भी है तो ध्यान रखिएगा। इफ ए इज एन m बाई n मैट्रिक्स, देन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई एम इंटू ए या ए इंटू आई एन, ये सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। अब देखिए ये एम एन मैट्रिक्स है, इसलिए आई एम पहले लिखा है, क्योंकि आई एम का मतलब है आई एम बाई एम और ए एम बाई एन है। समझ पा रहे हो, जैसे आई लिखते हो तो ये एम लिखने का मतलब एम बाई एम है, और ए मैट्रिक्स थी हमारी एम बाई एन, इसलिए इसको पहले लिखा है जिससे ये कॉलम रो के बराबर हो जाए। जब बाद में लिखा है तो आई एन लिखा है, क्यों? इसीलिए कि इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो। कितने की थी? m बाई एम, तो m बाई एन की जगह n बाई एन, n इंटू एन, तो ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है, इसलिए इसमें बाद में लिखा है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एक में तो पहले में लिखा, एक में बाद में लिखा, इसलिए कि ये डिफाइंड होना चाहिए, और डिफिनेशन वही है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो पॉसिबल है। ये बात समझ गए। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो आपके सामने है। साथ में इफ ए इज एन m बाई n मैट्रिक्स एंड o इज ए नल मैट्रिक्स, देन आप जब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाता है, और O से नल मैट्रिक्स से A से करेंगे तो भी आपको नल मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स विथ ए नल मैट्रिक्स इज ए नल मैट्रिक्स। किसी के साथ अगर नल मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स ही आवेगा। अब इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी जीरो मैट्रिक्स, दैट इज ए बी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है, डज नॉट इंप्लाई दैट एटलीस्ट वन ऑफ द ए और बी शुड बी जीरो। ये क्यों बोला है देखिए, इसका शायद अगली स्लाइड में भी लिखा है मैंने, क्योंकि रियल नंबर जब हम पढ़ते थे, जब बोलते थे एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो रियल नंबर में, तो हम क्या बोलते थे कि एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इज इक्वल टू जीरो, या दोनों ही जीरो, एटलीस्ट एक जीरो होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हुई और उनका रिजल्ट जीरो है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए जीरो और बी जीरो, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक जीरो निकले। ये फर्क है रियल नंबर और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, कि ए बी इज इक्वल टू जीरो तो आ रहा है, लेकिन ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो होना आवश्यक नहीं है। अब इसी को कुछ रिमार्क टाइप लिख दिया है जैसे आपको ध्यान में रह सके। देखिए, इफ ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट टू बी डिफाइंड। ए बी अगर डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो जरूरी नहीं है, ऑर्डर बदल जाएगा, उससे दिक्कत हो सकती है। ठीक, इन पर्टिकुलर इफ बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए बी का स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो इस केस में देखिए ए बी भी डिफाइन हो जाएगा और बी ए भी डिफाइन हो जाएगा। ये इक्वल मुझे नहीं लिखना चाहिए, ये डिफाइंड होगा, केवल इक्वल होगा नहीं होगा, इसकी चर्चा मुझे अभी नहीं करनी चाहिए। देन ए बी एंड बी ए डिफाइंड। अब उस केस में आगे नॉन कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इफ ए बी एंड बी आर बोथ डिफाइंड, ये नेसेसरी नहीं है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए आवे, इसीलिए मैंने मिटाया। अभी
ए बी इज इक्वल टू बी ए इन जनरल नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है तो उसको यही बोलते हैं कि नहीं आता है। कभी तुक्के से आ जाए, कुछ ऐसी वैल्यूज हो जो आंसर दे दे तो बात अलग है। तो ये बात कुछ खास बातें थी जो आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, अगली चीज देखते हैं। यहां पर लिखा है कि जीरो मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। ये मैंने आपको समझाया अभी कि अगर दो मैट्रिक्स का रिजल्टेंट प्रोडक्ट अगर हमारा नल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि ए बराबर जीरो है, ये सोचना गलत है कि ये बी बराबर जीरो है। ये मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, रियल नंबर के केस में ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आप पकड़ पाए होंगे। अगला एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग करेंगे और समझेंगे बड़े प्यार से। तो इस क्वेश्चन में है ए बराबर एक मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दूसरी, और फाइंड द स्केलर के, हमें के फाइंड करना है जिसमें ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू के हो। इससे हम के निकालेंगे, रिलेशनशिप दे रखी है। तो पहले ए स्क्वायर है तो हमें ए स्क्वायर निकाल लेना चाहिए। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स को अपने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ए मैट्रिक्स कितनी थी बेटा, -3 2 1 -1 और -3 2 1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट तो कर ही पाएंगे, रो इंटू कॉलम पहले एलिमेंट के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू -3 9, फिर 2 इंटू 1 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। अगला रो इंटू कॉलम इधर के लिए लेते हैं, -3 इंटू 2 जो कि आ गया -6, 2 इंटू -1 यानी -2, फिर इसका इससे लेते हैं तो 1 इंटू -3, फिर -1 इंटू 1 -1, फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 यानी 2 और -1 इंटू -1 यानी +1। तो ये मैट्रिक्स हमारे हाथ में कितनी आ गई, 11 -8 -4, और ये रो इंटू कॉलम था तो 1 इंटू 2 और -1 इंटू कौन सा पकड़ने भाई 1। तो ये बेटा आती हुई दिख रही है 3। क्या ये सही लिखा है मैंने, 3 2 1 लिखा तो सही है। तो ये हो गई रो इंटू कॉलम -3 इंटू -1 1 इंटू 2 और -1 इंटू 1 2 इंटू 1, और ये वैल्यू आ गई के। यहां पर के कहां लिख रहे हैं भाई, ये वैल्यू हो गई 3। ठीक, मेरे ख्याल से ये बराबर चीज लिखी हुई है, अभी तक कोई समस्या नहीं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होगी, पहले के लिख लेते हैं। चलो, तो के ए का मतलब है के इंटू ए मतलब -3 2 1 -1, के से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 के 2 के और -के, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है। तो अब मैं सीधे में लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस आई, ए स्क्वायर प्लस आई कितना हो जाएगा, 11 -8 -4 3, और इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ दिए 1 0 0 1। आप जो 11 में से 1 जोड़ोगे 12 आ जाएगा, और ये आएगा -8 -4 और 3 1 4 4। ये आपकी ए स्क्वायर प्लस आई। फिर के ए और के ये मैट्रिक्स है, तो मैं उधर ही लिख दूं क्या इसके। अब ये जो के मैट्रिक्स थी ये इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, -3k 2k इंटू -k। बात पकड़ में आई होगी ना, ये मैट्रिक्स है के ए वाली। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगा दो, और ये चारों एलिमेंट इस के से सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहां पर दिख रहा है k बराबर -4, ये देखिए। तो k बराबर -4 आंसर अनाउंस करने से पहले केवल यही देख के आंसर नहीं अनाउंस कर देना है, ये चारों बैठे k बराबर -4 के लिए। तो k बराबर -4 रखोगे तो +4 आ जाएगा, करेक्ट। एक भी गड़बड़ होगा तो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे वैल्यू। फिर यहां k बराबर -4 तो -8 आ गया, करेक्ट। k बराबर -4 तो ये आ गया 12, ये भी करेक्ट। अब ये k बराबर 4 को आप अनाउंस कर सकते हो, ठीक। और अगर ऐसा होता
कि इसमें k की वैल्यू यहां तो 4 आई, लेकिन यहां 4 पुट करने पर इसके इक्वल नहीं आ रही है, तो फिर हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। k बराबर जो -4 आया है वो सारी वैल्यूज को यहां पर सेटिस्फाई करे। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये नोट इतनी देर में कर लिया होगा आपने। एक कदम और आगे चलते हैं, बात आ जाती है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या बातें हैं, इसमें दो और खिलाड़ी आएंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो वी शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोज of a matrix and special type of matrices such as symmetric and skew symmetric matrix। किसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे अभी आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत सरल बात होती है, केवल रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, यानी रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, जो मैट्रिक्स मिलेगी उसे बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि यहां पर देखिए ये रोज हैं और ये कॉलम, सब रो को हम कॉलम में लिख देंगे। 3 5 रो में था, ये देखिए रो में था, और ये कॉलम में लिख दिया है 3 5। ये रो में था √3 1, ये कॉलम में लिख दिया है। ये रो में था, ये कॉलम में लिख दिया है। तो हमने क्या किया, रो को कॉलम में लिख दीजिए या कॉलम को रो में लिख दीजिए, जो भी हो, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब मेरी आदत जो पड़ी है, मैं रो को कॉलम में लिख देता हूं। यहां देखिए ऑर्डर भी बदल जाते हैं, ये 3/2 ऑर्डर का है और ये हो गई 2/3 ऑर्डर की। तो ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर भी बदल जाते हैं, 2/3 पहले तो बाद में 3/2 हो जाएगा। ट्रांसपोज करना सीख गए, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना, यानी रोज को खड़ा खड़ा यानी कॉलम के फॉर्म में लिख दिया जाए, काम बन जाएगा। अब अगली बात देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी पे सवाल भी पूछे जाते हैं आपसे। अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ट्रांसपोज का फिर से, भाई रो का कॉलम करके बैठे थे, फिर हमने कॉलम का रो कर दिया तो वही चीज मिल जाएगी। दूसरी बात, अगर हमारा कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो नंबर k का ट्रांसपोज थोड़ी कुछ होता है, गिनती 2 है तो 2 ही तो रहेगी। हाँ, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा तो k a ट्रांसपोज हो जाएगा। नंबर 3 की बात करते हैं, 3 और 4 ध्यान रखिएगा। अगर a प्लस b का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बड़े प्यार से आता है। a प्लस b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं सोचना है। a प्लस बी का ट्रांसपोज मतलब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। और चौथी प्रॉपर्टी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली है। अगर हम लोग ab का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज उल्टा आता है। पहले बी सीक्वेंस देख रहे हो, बी बाद में, बाद वाला पहले बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चों के गलत करने की संभावना ज्यादा है। अब ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली, समझ ली। अब एक कदम और आते हैं जहां सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा की जाएगी। बहुत ही आसान बात। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? जहां पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, जहां पर बेटा जी ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए के बराबर आ जाए। भाई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकाला और ट्रांसपोज निकालने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए आपको, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे कि ये मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब इसको रो देखिए, रो को कॉलम में भी लिखेंगे तो यही आ जाएगा। रो देखिए कॉलम बराबर है, रो देखिए और सेकंड कॉलम देखिए बराबर है, थर्ड रो देखिए, थर्ड कॉलम देखिए बराबर है। तो रोज को कॉलम में जब बदलेंगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है आपको, तो बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या है? जब ट्रांसपोज आपका -a के बराबर आ जाए, यानी जब आप उसको ट्रांसपोज करें। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपस में कैसी होती है? जब उसका ट्रांसपोज निकाला जाए और -a के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इस डेफिनेशन के हिसाब से एक स्पेशल प्रॉपर्टी निकल आता है। क्या प्रॉपर्टी निकल आता है? अब यहां पर देखिए, मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूं।
ये जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से हमें क्या दिखाई पड़ा, ए ट्रांसपोज का मान लीजिए ए जो मैट्रिक्स थी उसका एलिमेंट का ऑर्डर था आई जे, तो ए ट्रांसपोज का आ जाएगा उल्टा ए जे आई, ये हमें पता ही है। ये ट्रांसपोज के लिए लिखा है और ये ए के लिए लिखा है, क्योंकि ऑर्डर बदल जाते हैं, 3/2 का 2/3 आ जाता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं, इसलिए ऐसा होगा। अब यहां पर अगर आप पुट कर दीजिए बेटा आई बराबर जे, तो ये क्या हो जाएगा, आई जे बराबर आई आई माइनस आई आई, इसको इधर ले जाइए तो ए आई आई प्लस ए आई आई बराबर 0, ये क्या हो गया 2a आई आई बराबर 0, यानी ए आई आई बराबर 0। ये क्या है, ए आई आई कौन से एलिमेंट्स होते हैं, A11, थोड़ा सा नीचे और लिखेंगे, इससे कौन कौन से एलिमेंट्स आए आपके, A11, A22, ऐसे ही A33। और इसमें ध्यान रखिएगा ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पिछली स्लाइड में जाना चाहूंगा, ये जो ट्रांसपोज की बात तो हुई, कहाँ था, ठीक है, ट्रांसपोज की बात तो बराबर है, लेकिन जब हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी डायगोनल की चर्चा बनेगी। ये देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ये नहीं है तो ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की तो चर्चा ही खत्म हो जाएगी। बात पकड़ पा रहे हैं? तो तभी रो और कॉलम इंटरचेंज करने में चीजें बनेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी तब, और एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी तब, तभी उस केस में ये डायगोनल की बात मैं कर रहा हूं। ये बन जाएंगे कौन से, डायगोनल एलिमेंट्स, और ये डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होते हैं, शून्य के बराबर। ये दिख रहा है, A11 0 आएगा, A22 0 आएगा, A33 0 आएगा, 4x4 की मैट्रिक्स आएगी नहीं, कोर्स में नहीं है। तो आप समझ पाइए बात कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक की चर्चा करेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो शून्य के बराबर होते हैं, जैसे आप देख पाए। ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी जो पूछी जाती, कभी कभी पूछ देते हैं शो दैट, तो ये 2 स्टेप कर देना, शो दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्यू मैट्रिक्स इज 0, तो इस तरह से प्रूफ करेंगे आप। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आप कर पाए होंगे। अब अगली चर्चा करते हैं, जैसे अब ये जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अब इसको देखना है तो क्या करोगे, बी ट्रांसपोज लिख लो, रो को कॉलम में, तो ओ ई एफ रो को कॉलम में, और ये रही रो और ये रहा इसका कॉलम, ये लिख लिया हमने। अब आपको लग रहा होगा कि ये सेम मैट्रिक्स करके तो नहीं आ रही, तो इसे माइनस कॉमन ले लो, -1। जैसे ही -1 आप बाहर लेंगे कॉमन, तो इसका क्या मतलब है कि -1 से मल्टीप्लाई होना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये मिलेगी, तो सबका साइन बदल दो, तो ओ हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, -e -f, ओ प्लस जी लिखने की आवश्यकता नहीं, -g 0। अब ये देखिए ये मैट्रिक्स ऊपर वाली है, दिस इज -b, तो ये b ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b। और आप ये पहचान भी पा रहे हैं कि देखिए अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये बताया भी, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 भी दिखाई पड़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक होगी, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी कैसी मिल गई, जिसका कि डायगोनल 0 है। चलिए अगली चर्चा करते हैं, बात आप पूरी तरीके से पकड़ पा रहे होंगे। अब इसमें पूछा है कि इफ मैट्रिक्स 0a3 2b -1 c1 0 इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। इस तरीके से आपको a b c की वैल्यू निकालने की बात करते हैं। अब ये हम जानते हैं क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती है कि a ट्रांसपोज की वैल्यू -a के बराबर होगा, एक कंडीशन को ये फॉलो करे। तो इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं पहले तो हम लोग, रो को कॉलम में 0a3 2b -1 c1 0, ये हो गई a ट्रांसपोज, और बराबर -a के,
ए तो ये लिखा है 0 A3 2B-1 C10। इस तरह से इसको कंडीशन को फुलफिल करा दिया। अब आप क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दीजिए। तो एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, 0 2C AB1 3-1 0। 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 -A -3 -2 -B +1 -C -1 0। अब यहां पर आप ABC की वैल्यू कह रहा था, तो वैल्यू निकाल लेते हैं। C लिखा है तो C बराबर करस्पॉन्डिंग -3 हो गया। तो इससे हमने वैल्यू जब निकाली तो C की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब ये -A है यहां, इसको इसके बराबर कर दो तो A बराबर -2। B बचा है तो B को ये देखिए B बराबर -B आ गया, तो B बराबर -B, B को उधर ले गए तो 2B बराबर 0, यानी B बराबर 0। तो ABC ये -3 -2 और B बराबर 0, ये ABC की वैल्यूज आ गई। इस तरह ऐसे क्वेश्चंस आपके यहां आ जाएंगे जो आप बड़े प्रेम से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। हटता हूं, नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी देर में आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसको भी करके देखेंगे। और लिखा फॉर द मैट्रिक्स A बराबर दिस वन फाइंड A + A ट्रांसपोज। ये देखिए A ट्रांसपोज को A' से भी लिखते हैं, AT से भी लिखते हैं, तो इससे घबराइएगा नहीं, दोनों चीजें एक होती हैं। एंड वेरीफाई इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वो दो बात की बात है। पहले तो हम लोग A पर AT निकालें, तो A हमें पता है, AT में लिख लेता हूं यहां जिससे जोड़ना आसान रहे। रो को कॉलम में 2 3 5 7, ये ट्रांसपोज हो गया। A + AT कर रहा हूं, यानी A मैट्रिक्स कितनी थी, 2 3 5 7, और इसमें आपने मैट्रिक्स जोड़ी है 2 5 3 7, तो 2 और 2 मिलके हो गया 4 8 8 और 14। तो ये 4 8 8 14 ये मैट्रिक्स आ गई। अब कह रहे हैं कि दिखाओ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कंडीशन होती है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज होना चाहिए एक मैट्रिक्स का C का, वो C के बराबर रहे। A इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस्तेमाल यहां हुआ है, इसलिए A' = A नहीं लिखा कि कंफ्यूजन ना हो। ये पूरी C मैट्रिक्स है, देखिए ये इसी को C मैट्रिक्स कह सकते हो। तो इसका ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज यानी A + AT का ट्रांसपोज, देखते हैं कितना आता। अगर यही चीज आ जाएगी तो बात बराबर हो जाएगी। तो इसका ट्रांसपोज आपने लिखा, 4 8 को कॉलम में लिख दो, 8 14 को कॉलम में लिख दो। अब ये देखा हमने ध्यान से, तो ये मैट्रिक्स वही है जो पहले थी, यानी ये अगेन A + A ट्रांसपोज आ गई या C आ गई। इससे क्या हो गया, हेंस C या A + AT इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस तरीके से सवाल हो जाएगा। बड़ा ही प्रेम से नोट कर लीजिए, फिर अगली चर्चा करेंगे। इसके बाद 2 थ्योरम्स आएंगी छोटी छोटी, जो बड़ी काम की हैं और काफी पूछी जाती रही हैं। इसको अब तक आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जो भी आपको सहूलियत लग रही होगी। अब अगली बात करते हैं हम लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये थ्योरम, इसके बाद वाली थ्योरम दोनों, और इसको मैं थोड़ा प्रूव भी कर दूंगा। थ्योरम 1 क्या है, थोड़ा सा ऊपर बाद में कर लेंगे। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर A रहती है विथ रियल नंबर इंट्रीज, तो A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, और A - A ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है हमेशा। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A + A ट्रांसपोज हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और A - A ट्रांसपोज हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब इसको प्रूफ कर देते हैं फटाफट, बड़ी आसान सी बात है। तो
पहले वाले की चर्चा कर रहे हैं जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना चाहते हैं। तो लेट कर लीजिए एक मैट्रिक्स ए है तो बी कह देता हूं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए इस बी का ट्रांसपोज बी के बराबर आना चाहिए, तो मैं बी का ट्रांसपोज निकालता हूं, यानी ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसको जो प्रॉपर्टी पड़ी थी ट्रांसपोज वाली उससे ओपन करेंगे, तो ए ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी ए ट्रांसपोज प्लस ए, और कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता था, तो इसे लिख सकते हो ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज ये कौन सी है, बी मैट्रिक्स है। तो यहां पर आप दे पाए बी डैश बराबर बी, यानी ये हेंस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये देयरफॉर बी यानी ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना आसान है ये, अगर प्रूफ करने को भी आए तो भी कर सकते हैं, वरना आप देख ही पा रहे हैं। अच्छा, दूसरे के लिए, ये पहला था सिमेट्रिसिटी के लिए, दूसरा पकड़ लेता हूं, ये पहला समझ लो। अब यहां पर एक मैट्रिक्स सी पकड़ लो जिसको ए माइनस ए डैश बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आ गया, फिर आप लिखेंगे माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब यहां पर माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो इसको ए माइनस ए डैश लिख सकते हैं। ए माइनस ए डैश क्या था, सी के बराबर था, तो ये वैल्यू हो गई माइनस सी के बराबर। अब आप ये जान पा रहे हैं कि सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है, देयरफॉर सी जो कि ए माइनस ए डैश है इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बड़ी ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। इससे जुड़ी हुई एक थ्योरम और आएगी जिस पे प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, ये नोट कर लें या इसको बढ़िया से समझ लें। अब अगली थ्योरम की बातचीत हम लोग करेंगे, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या समझ लिया होगा। अब अगली थ्योरम में क्या बोलते हैं कि किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, जैसा लिखा है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए प्रूफ देखिए इसका क्या है जो ये बोल रहे हैं। प्रूफ ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाफ लिख दूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख दूं, फिर मैं प्लस करूं, हाफ लिख दूं और ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख दूं, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ए आ जाएगा ना, ये देखिए प्लस हाफ ए डैश और ये माइनस हाफ ए डैश कट जाएगा, हाफ ए मिलके 1a आ जाएगा जो कि ये है। यानी इसको इस तिकड़म से अगर आप आसानी से लिख दें तो कोई बुराई नहीं है। अब हमने पिछली थ्योरम से ये सीखा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए हो अगर, तो उसका जो a प्लस ए डैश होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और a माइनस ए डैश अभी देखिए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अभी देखा तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक, क्योंकि वही बात तो समझी हमने। और ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक, जो अभी हमने सीखा था। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूले की तरह भी इस्तेमाल करेंगे आप। यही यहां बोल रहा था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ भी हो गया इसका। और इस पे सवाल भी आए कि किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख के दिखाइए, तो इसी फॉर्मूले का, इसी लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसको भी समझ लीजिए, और मैं एक सवाल शायद लिया है वो करके दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा मिल जाए कि कैसे करते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। ठीक है, तो हम ये जानते हैं
ये किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो कि यहां दे रखी है, इसको अगर मैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है तो हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश में लिखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इतना हम जानते हैं। तो हमें ए प्लस ए डैश निकालना है और ए माइनस ए डैश निकालना है। तो पहले मैं ए डैश निकाल लेता हूं, ए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में तो 3 माइनस 2 माइनस 4, रो को कॉलम में 3 माइनस 2 माइनस 5, इस रो को कॉलम में -1 1 और 2। ये ए ट्रांसपोज निकल आया। अब हमको ये दोनों वैल्यूज चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं यहां लिख देता हूं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू तो ये है, शायद छोटा छोटा लिखूं तो आ जाए, 3 माइनस 2 माइनस 4, 3 माइनस 2 माइनस 5, -1 1 2, और इसमें हम ट्रांसपोज जोड़ रहे हैं। 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2, इसको हम जोड़ के यहां पर लिखेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज निकला तो 3 + 3 हो गया 6, फिर 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4। ये देखिए जोड़ के लिख दिया, कुछ नहीं, इसको सिंपली जोड़ दीजिए। 3 में 3 गया 6, -2 में +3 +1, -4 में 1 और -1 तो -5, सो ऑन इसी तरीके से। अब यहां पर a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं। a वैल्यू थी 3 -2 -4, 3 -2 -5 -1 1 2, ये रहा a, और इसमें हम a डैश को घटा देंगे तो 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। अब इसको घटा के लिखेंगे तो 3 में 3 0 हो गया, 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0, ये घटा के लिख दिया। देखिए 3 में से 3 गया 0, -2 में -3 गया -5 एंड सो ऑन। अब हमें फाइनल आंसर देना है जो कि बड़े प्रेम से दे पाएंगे इसके अनुसार। तो मैं ए को लिख रहा हूं हाफ पहले वाली मैट्रिक्स 6 1 5 वाली, तो ये हो गया बेटा 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4, और फिर हाफ लिखा। अगली मैट्रिक्स 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 0। ये आंसर आपका आ गया। अब इस 1/2 को आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी। इसको मैं चीजें खिसका के लिख देता हूं, ज्यादा किचपिच हो जाएगी वरना। हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी यहां पे 3, ये आ जाएगी 1/2 -5/2, 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2। आधे से आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ऐसे ही बाजू वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले को। 0 -5/3 -3/2, ये 2 होगा। बिगड़ने को तैयार नहीं है। और 5/2 0 -3 3/2 3 0, ये आंसर आ चुका। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो क्वेश्चन था कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में शो करिए, शो कर दिया गया है। अभी कह रहे हैं कि वेरीफाई कीजिए आप। तो वेरीफाई करने में क्या है, इन दोनों को जोड़ोगे वापस ए मिल जाएगा। मैं जोड़ के नहीं दिखा रहा हूं, ये जो कहा गया है, देखिए एक तो इसमें बोला गया है कि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखिए, जो मैंने लिख दिया है। अब ये कह रहे हैं कि एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। तो वेरीफाई करने में क्या करना है आपको, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 3 में 0 आप चाहें तो ऐड कर ही सकते हैं आप। अब ये फॉर वेरिफिकेशन
अब इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, तो ऐड करके लिखेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, हाफ में -5/2 जोड़ेंगे तो -4/2 यानी -2 आ जाएगा। इसी तरीके से ये -4 आ जाएगा, हाफ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, -2, -5, लास्ट वाला जोड़िए -5/2 में 3/2 तो -1, ये 1 और 2, और ये वैल्यू कितनी है, a के बराबर है, तो वेरीफाइड। इसी को वेरिफिकेशन यहां बोल रहे हैं, आंसर या प्रूव्ड, जो भी बात लिखना चाहें। ऊपर से मैं दिखा देता हूं पूरा सवाल, जिससे आप इसको नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। ऐसे ही सवाल आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, कोई परेशानी होती नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको भी जिक्र मिलाएंगे। तो ये इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, मेरे ख्याल से अब तक नोट कर लिया होगा, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मेरे ख्याल से नोट आपने कर लिया है शायद। अगली चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपको ध्यान रखने हैं, इसलिए मैंने अच्छा प्रेजेंटेशन बना दिया है। और जो बच्चे प्रेजेंटेशन चाहते हैं उसके लिए मैंने जुगाड़ बताया है, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और सब कुछ ले लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए। बात समझ में आती है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक की बातचीत चल रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए, बड़ी बढ़िया बात। ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सब मेन डायगोनल जो होता है उसके सारे एलिमेंट शून्य होते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात भी हम लोगों ने सीखी, थ्योरम भी पढ़ी उस पे, है ना। और ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है और उसकी आप पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ले रहे हैं, जैसे a⁻³ ले लिया, a⁻2 ले लिया, ये सारी मैट्रिक्स क्या मिलेंगी, ये भी सिमेट्रिक मिलेंगी। यानी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए सिमेट्रिक है तो उसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं। अब अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर वो कोई मैट्रिक्स ए हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसकी जो ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल्स हैं 1, 3, 5, ये स्क्यू सिमेट्रिक मिलेंगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ऑड इंटीग्रल पावर्स और सिमेट्रिक में सारी इंटीग्रल पावर्स। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये कहानी इसकी बन जाती है। चलते हैं अगले कदम पर, जो आपके कोर्स में और है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, देखिए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, अगर कोई ए हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है m ऑर्डर की, m लिखने का मतलब m/m है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ b ऑफ द सेम ऑर्डर m, अगर हमारी कोई b मैट्रिक्स मिलती है सेम ऑर्डर की, सच दैट AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो AB और इसकी वैल्यू BA भी आ जावे, और ये दोनों का रिजल्ट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, तो उस समय बोलेंगे B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। B, ये लिखा B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाई A इनवर्स। इन दैट केस A इज सेड टू बी इन्वर्टिबल, यानी इस किसी का कोई इन्वर्टिबल होगा तभी तो उसका इनवर्स निकलेगा। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, B इज द इनवर्स ऑफ A, तो A इनवर्स इज इक्वल टू B। और किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता कब है, जब वो इन्वर्टिबल हो। चैप्टर नंबर 4 में कैसे इनवर्स आपको निकालना है इसका जिक्र पूरा बढ़िया तरीके से दिया है, तो वो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक, तो यहां पर ये जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेके आपको कराना चाहता हूं, इसमें शायद वो मेंशन नहीं है, मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं। तो देखिए ये जो यहां पर चर्चा की गई है, वो एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेके इसको शो कर देता हूं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। तो ये एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम मान लेते हैं A 2 3 1 2, 2/2 ऑर्डर की है। दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं B,
और इसको लिख देते हैं 2 -3 -1 2, ये भी 2x2 ऑर्डर की। दो मैट्रिक्स ले ली, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, कट नहीं रहा होगा। अब यहां पर हम ए बी निकालेंगे पहले तो। ए बी का मतलब 2 3 1 2 और बाजू वाला 2 -3 -1 2, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। रो इंटू कॉलम, 2 × 2 4 और 3 × -3 आ जाएगा, मतलब चलो इधर ब्रैकेट में लिख देते हैं। रो इंटू 2 × -3 यानी -6, फिर 3 × 2 यानी अगेन 6, आगे 1 × 2 2 × -2, फिर 1 × 3 -3 और 2 × 2 यानी 4। तो इससे आपने क्या देखा, ये वैल्यू आ गई 1 0 0 1, ये वैल्यू आई के बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह आप बी ए निकालिए, केवल एक से नहीं बी ए भी निकालना पड़ेगा। अब आप बी ए निकालेंगे जिसके लिखेंगे 2 -3 -1 2 और यहां लिखेंगे 2 3 1 2, दोनों का ऑर्डर क्योंकि स्क्वायर ऑर्डर सेम ऑर्डर के हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा ही। यहां पे देखिए 2 × 2 यानी 4, -3 × 1 यानी -3, फिर 2 × 6 और -6, फिर रो इंटू कॉलम -2 और 2 × 1 2, फिर रो इंटू कॉलम -3 और फिर +4। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 1 0 0 1। तो यहां से ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई बेटा। तो यहां से क्या साबित हुआ, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। तो क्या लिख देंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, सिंबॉलिकली ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इस तरीके से बातचीत की जाएगी जो आपके सामने की, इसको नोट कर लीजिए या ध्यान में इस बात को रख लीजिए। तो मेरे ख्याल से आपने ध्यान में रखा होगा। अगले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या रिमार्क्स हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये रही बात रिमार्क्स की जो ध्यान रखनी चाहिए। ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। कोई अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही मिल पाएगा। सिंस फॉर प्रोडक्ट्स बी एंड ए बी टू बी डिफाइंड एंड टू बी इक्वल, बी ए और ए बी डिफाइन भी होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट मैट्रिसेस ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कहीं एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इनवर्टिबिलिटी के लिए या इनवर्स निकलने के लिए ए और बी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर वो सेम ऑर्डर की नहीं है, कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई, तो वो सेम ऑर्डर का हिसाब ए बी बी ए डिफाइन भी हो और इक्वल भी हो, ये संभावना खत्म हो जाएगी। कुछ मेरे ख्याल से कनेक्शन आपको बन रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसे आप लिख दें 2 × 3 और बी से वो मल्टीप्लिकेशन संभव करे तो 3 × 2, देख पा रहे हैं। तो अब ये मान लीजिए इसको लिख दिए 3 × 4, तो इसका ए बी तो डिफाइंड है, कॉलम और रो बराबर है, ए बी डिफाइंड है, लेकिन बी ए डिफाइंड नहीं है क्योंकि बी में 4 होना चाहिए, 4 यहां पर नहीं है। तो जब तक सेम ऑर्डर की नहीं होगी तब तक ए बी बी ए डिफाइंड नहीं होगा और इक्वल होने की संभावना भी नहीं आएगी। उम्मीद है ये बात आप पकड़ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर यहां पर आप देखिए एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप दिमाग में खुराफात ला रहे हो जो मेरे दिमाग में आई अभी, बी को अगर मैं लिख दूं 3 × 2, तो देखिए इसका ए बी डिफाइंड है, ठीक है, और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, 2x2 मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे सर अगर मैं इसको बी ए लिख दूं, तो देखिए बी ए भी तो डिफाइंड है। आपकी बात सही है, जो बी ए हमारा डिफाइंड है, लेकिन इसका कितना आएगा ऑर्डर, 3x3। तो क्या 3x3 की मैट्रिक्स 2x2 के बराबर आ पाएगी, आंसर नहीं आ पाएगी। तो यहां पर जो मैं झटके से लिख रहा था ये भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको
कि इस केस में देखिए अलग है, तो दोनों डिफाइंड हो गया ए बी बी ए, लेकिन दोनों के ऑर्डर डिफरेंट हो गए रिजल्टेंट के। इसलिए हमारी मुसीबत या हमारी कंडीशन ये है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो। बड़ा की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। इसलिए बड़ी मेहनत से आपके सामने एक एक चीज फाड़ के ला रहे हैं, आप कहीं चूके नहीं। ठीक, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ये क्या तिकड़म इसमें हो सकती है। इफ b इज द इनवर्स ऑफ a देन a इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ b। जैसे यहां लिखा था हमने कि b इज इक्वल टू a इनवर्स आ जाता है, ये कंडीशन मीट आउट हो तो हम ये भी लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b इनवर्स है। ये दोनों बातें एक साथ ही साबित हो जाती हैं। इफ a एंड b आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो ध्यान रखिए b इनवर्स इंटू a इनवर्स आता है। ये एज ए थ्योरम भी यूज किया जाता है इसको। तो ये पकड़ के रखिएगा कि ए बी का इनवर्स अगर है तो बी इनवर्स ए इनवर्स के रूप में खुलेगा। मैं हट जाता हूं, चाहे तो थोड़ा नोट कर लीजिए आप। फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जामिनेशन में जिसकी प्रूविंग आती है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। तो इसको तो आप नोट कर लिए होंगे अब तक। अगली चर्चा का विषय लेते हैं जो कि महा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स के ऊपर, यानी जो इनवर्स निकलता है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक रहता है, कोई दूसरा इनवर्स उसका नहीं निकलेगा। तो इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इट्स यूनिक। इसका प्रूफ कर लेते हैं कि अगर इनवर्स है तो यूनिक होगा। लेट ए कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, जिसे ए आई जे से हम डिफाइन कर देते हैं। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर नहीं होगा तो इनवर्स निकलेगा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इफ पॉसिबल, आगे लेते हैं, इफ आगे कट जाएगा, इफ पॉसिबल लेट b एंड c बी टू इनवर्स ऑफ a। अब यहां पर क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि a के दो इनवर्स हैं b और c, और ये सिद्ध कर देंगे कि दो नहीं होंगे, दोनों बराबर ही निकलेंगे। देन वी विल, यहां लिख देते हैं, वी शैल शो दैट b इज इक्वल टू c। अगर हम ये साबित कर ले जाएं तो यूनिकनेस ऑफ इनवर्स निकल आएगा। बात पकड़ में आ गई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। ए का दो इनवर्स मान लिया बी और सी, और ये साबित करेंगे दो अलग अलग नहीं हो सकते, बी बराबर सी है, तो बात हमारी बन जाएगी। यहां पे थोड़ा कलर बदल के करने की कोशिश करते हैं। तो सिंस बी इज द इनवर्स ऑफ ए, तो बाय डेफिनेशन हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये बाय डेफिनेशन होगा, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन यही हमने मानी है, सीखी है, जानी है। एक कलर और बदल लेते हैं। अब इसी तरह सी भी है, सिंस सी इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए, तो उस समय क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम 1 to क्या निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। Thus b इज इक्वल टू, b को क्या लिखा जा सकता है, b को लिख सकते हो bi, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर कोई वैल्यू बदलती नहीं, b का b ही रह जाएगा। तो b इज इक्वल टू bi, और i की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, i की जगह लिख सकते हो ac, इसमें भी कोई कष्ट नहीं है। अब यहां पर बाकी लॉ लगा के बी ए इंटू सी लिखा जा सकता है, और बी ए को क्या लिख सकते हो, आई, तो आई इंटू सी और बराबर सी। तो यहां से क्या चीज दिखी, बी बराबर सी। देखा आपने, इसका मतलब है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स
प्रूव्ड। ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी हैं बेटा, इन 4 लाइनों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एग्जाम में ये आ जाता है शो दैट यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, या इनवर्स यूनिक होता है, ये शो करिए। तो यही 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, बड़ी बेसिक सी बातें हैं। ये लास्ट वाली थोड़ी तिकड़म है यहाँ, ये कब आप कैसे आई को एसी ले रहे हैं और फिर ये ऐसे बना के आगे लिख रहे हैं। खैर, इसको मैं ऊपर से दिखाता हूं, आप नोट कर सकते हैं। तो मैं यहां ला के इसको रोकता हूं बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया कि ये जो इनवर्स वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अगर यहाँ लिख भी दूं वेरी इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मैं इसको ऊपर करता हूं जिससे पूरी बात आपके सामने आ जाए। ये इनवर्स प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ इस तरीके से पूरा चैप्टर आपका मैंने एक एक चीज पढ़ा दी, इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और बेटा अपने एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें मिलेगा अच्छा कंटेंट, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन और अच्छे वीडियो बनाने का और ज्यादा सपोर्ट या हेल्प आपके लिए करने के लिए। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। मजा आया होगा वीडियो में। और जैसा आप देख पा रहे होंगे यहां कि अरविंद सर के वन शॉट औरों से डिफरेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे टॉपिक आपको कवर मिलते हैं। और 0 टू हीरो सीरीज, यानी किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है, वन शॉट देखेगा तो यहां से यहां कॉन्फिडेंस पहुंच जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। और पढ़ाई के दौरान प्योर टीचिंग रही, कोई फालतू बातचीत में नहीं करता जिससे आपका समय वेस्ट ना हो पढ़ाई के समय। बाकी आप जो चाहें करें। और इसका प्रेजेंटेशन भी आपको मिल सकता है जैसा आप लोग चाहते हैं अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर देता हूं। कई बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी कई तरह के बड़े अच्छे कोर्सेज अरविंद एकेडमी ऐप पर हैं। और वहां पर आप जाएंगे तो जो सुटेबल कोर्स आपको लगे आप ले लीजिए, उससे आपके बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा और ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।